बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की, जहां कोटा के इटावा में पिपलदा विधायक चेतन पटेल को कोलाना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध इटावा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किया गया। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद विधायक चेतन पटेल की अगुवाई में काफिला इटावा एसडीएम कार्यालय पहुंचा, लेकिन उस समय एसडीएम मौजूद नहीं थे। इस बात से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय परिसर का मुख्य गेट तोड़कर जबरन भीतर प्रवेश किया और नारेबाजी करने लगे। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी प्रयास किया, तो वहीं विधायक ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कार्यालय को ऊपर से छत टपक रही थी हमारे ऊपर, तो जितनी भी भवन है जिनको 1 साल हुआ है वो वारंटी पीरियड के अंदर है। वारंटी पीरियड में तुरंत उनकी रिपेयरिंग होनी, उनकी मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हमारी विधानसभा के अंदर न तो पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं और न पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन है, इसको लेके सभी क्षेत्र के हर गांव से यहाँ पे लोग आए जिनके अंदर आक्रोश है। ऐसी स्थिति है। गांव राजपुरा है, 12वीं तक स्कूल है, केवल 3 थर्ड ग्रेड टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। नाराजगी इस बात की है कि मिली भगत से, सिस्टम की मिली भगत से टीचर्स अपनी अपनी मर्जी से डेपुटेशन लेके बैठे हुए हैं, जनता के पैसों से तनख्वाह उठा रहे हैं। वो तनख्वाह पढ़ाने के लिए है और वो बैठ के ऐसी में अपनी तनख्वाह उठा रहे हैं वहाँ पे। तो नाराजगी इस बात की है कि डेपुटेशन पूरा के पूरे निरस्त होने चाहिए। ताकि चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से चोरी कर लाई जा रही बीएसएनएल की 4.6 टन यानी कि करीब 4600 किलो से ज्यादा भारी अंडरग्राउंड केबल को नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 आरोपियों को भी पकड़ा है, जो केबल को दिल्ली ले जा रहे थे। तो वहीं केबल काटने के लिए इस्तेमाल की गई आरी भी कंटेनर से बरामद हुई। पुलिस ने जब्त की गई केबल और अन्य सामान को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह चेक पोस्ट पे श्री सूरज कुमार एएसआई अपनी टीम के साथ में नाकाबंदी कर रहे थे, तो नीमच एमपी की तरफ से एक कंटेनर आया जिसको रुकवा कर चेक किया गया, तो 3 व्यक्ति उसमें पाए गए। चेक किया गया तो उसमें कॉपर के टेलीफोन के वायर पाए गए, जिसके पूछताछ में वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, ना उनके पास में किसी प्रकार के दस्तावेज बिल बिल्टी नहीं पाए गए। संदिग्ध लगने से उनको अंतर्गत धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त किया गया तथा हर तीनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि औरंगाबाद से उन्होंने ये चोरी करना बताया तथा इनके साथ में और भी व्यक्ति संलिप्त पाए गए। औरंगाबाद पुलिस कंट्रोल रूम से मालूम किया गया, तो वहाँ पे इसका प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान जारी था। तो वहाँ पुलिस टीम को सूचना दी, जिसपे पुलिस टीम यहाँ पे कोतवाली निम्बाड़ा थाने पे पहुंची। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर के। हिंडौन रोडवेज डिपो को करौली स्थानांतरित करने के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है। इसी को लेकर आज हिंडौन विधायक अनीता जाटव ने अपने समर्थकों के साथ रोडवेज डिपो कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। इसी दौरान कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और डिपो प्रबंधक पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया गया। नारों की गूंज के बीच विधायक अनीता जाटव ने डिपो के हर कोने का जायजा लिया। जांच के दौरान मात्र एक कमरे में मामूली सीलन पाई गई, जबकि डिपो प्रबंधक के कार्यालय सहित पूरा भवन पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत पाया गया। विधायक ने डिपो प्रबंधक पर रोडवेज मुख्यालय को झूठी और भ्रामक रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ के डिपो प्रबंधक जो करौली के रहने वाले बताए जाते हैं, जानबूझकर डिपो को करौली शिफ्ट करने की साजिश रच रहे हैं। विधायक अनीता जाटव जी के नेतृत्व में हमने यहाँ डिपो पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहाँ हालात सही हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ का डिपो करौली जाए, शिफ्ट हो जाए, जबकि करौली में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ से भी बदतर अव्यवस्थाएं हैं। अब यदि कोई मेरा खुद का मकान यदि कोई चुचा रहा है, कहीं से सीलन आ रही है, तो मैं रिपेयरिंग करूँगा कि मैं देखिए, पहले भी कई साल जब बारिश का हुआ था मौसम, तब यहाँ पहले हकीकत था पहले पानी भरा हुआ था, उसकी बाद में रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हुआ है। पहले भी हमने काम करवाया था, इसी भरे अब कहीं कोई ना टूट फूट है
नहीं, और काफ़ी दिनों से बरसात हो रही है। अब उसका देखो, आपको पता है सीलन तो होगी होगी, एक सीलन है और उसके बजाय कुछ नहीं है। यहाँ से करौली शिफ्ट करने की कह रहे थे ना कि ऑफिस शिफ्ट होगा। अरे ऑफिस से चले जाएगा, फिर बचाएगा क्या यहाँ? और हम नहीं चाहते हमारा यहाँ से जो डिपो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो, या फिर कोई ऑफिस भी है वो वहाँ शिफ्ट हो। अरे जरूरत। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अलवर की, जहां जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सीएमएचओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि एम्बुलेंस संचालन में डीजल की समस्या, मेडिकल उपकरणों की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और वेतन भुगतान में देरी जैसी गंभीर समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि रात के समय डीजल नहीं मिलने से मरीजों को समय पर सेवा नहीं मिल पा रही है। एक्सीडेंट या ब्लीडिंग केस में स्ट्रक्चर खराब होने से इलाज में बाधा आती है। इसके अलावा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मई और जून महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्ञापन में इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस का संचालन एक कंपनी के द्वारा किया जाता है, जीवीके MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस, जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है। और उसके संचालन में बहुत सी खामियां हैं, जिनको लेकर आज हम सीएमएचओ ऑफिस आए थे। हमने इससे पहले हमारे जो जिले के कोऑर्डिनेटर अधिकारी हैं, जो कंपनी की तरफ से लगा रखे हैं संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनसे वार्ता करने का प्रयास किया। उनको हमने बुलाया था कि आप हमारी समस्या को सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या को सुना नहीं और मना कर दिया हमारे बीच में आने से। तो हम उससे आहत होकर सीएमएचओ साहब के पास में यहाँ आए हैं। सीएमएचओ साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और उसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमें रात को डीजल नहीं मिल रहा है गाड़ियों में। अगर इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट या फिर इमरजेंसी केस आ रहे हैं तो हमारे को एक फिक्स टाइम दे रखा है 6 बजे से सुबह 9 बजे तक, उसी दौरान आपको डीजल लेना। रात को डीजल नहीं मिला। अधिकतर गाड़ियों की हमारी काफी समस्याओं को लेकर मांग है। गाड़ियों में डीजल पर्याप्त नहीं मिल रहा है। हमसे गाड़ियों की स्पीड, जो इमरजेंसी केस में जाने के उपरांत ऑफिस से कॉल आता है कि आपकी स्पीड 50 से 60, 65, 70 के बीच में ही रखनी है, क्योंकि मरीज के जो अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं उसमें स्पीड पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी, अधिकारियों का जो भाषा शैली है वो बहुत अभद्र है। गाड़ियों में डीजल खत्म हो जाता है, उनको कॉल किया जाता है तो उनकी भाषा शैली बहुत अभद्र है, काफी बार कॉल रिसीव नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे जो मोबाइल हैं लोकेशन के, वो 2000 के ओडपास 21 के ओडपास दिए गए थे, वो मोबाइलों में आवाज नहीं आती है। उसकी वजह से स्टाफ के ऊपर पेनल्टियां आती हैं। और 108 में जैसे मान लो जून और मई का महीना है, उसमें वेतन कटौती हो रही है, स्टाफ की सैलरी ऑनलाइन नहीं लगती है और ये नए अधिकारीगण लगा पाते हैं। हमारी समस्याओं को लेकर हमने मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में हमने जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, उनको भी ज्ञापन दिया था, फोन से सूचना की थी और उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। EME सर को और PM साहब को अवगत कराया, वो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आए। कई बार कॉल किया, नहीं आए। फिर हमें CMO साहब के यहाँ आना पड़ा और यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। इन्होंने हमें आश्वस्त किया है इस चीज के लिए कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और अब खबर श्री माधोपुर से है, जहां पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झावर सिंह खन्ना ने अपने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान भरनी आवास पर आमजन की जनसुनवाई की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने मंत्री को क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए मौके पर ही मौजूद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अलवर पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुक्रवार से साइबर संग्राम ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये अभियान केस ऑफिसर स्कीम के अनुसार चलेगा। बेल प्राप्त करने वाले अपराधियों पर भी नजर रहेगी। दोबारा अपराध करने पर उनकी बेल भी रुकवाने के प्रयास रहेंगे। एसपी ने कहा कि साइबर करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार के पोर्टल की ट्रेनिंग अफसरों को दे रहे हैं। अफसरों को बाहर भी ट्रेनिंग पर भेजेंगे। इससे पहले भी मैं एसपी साइबर क्राइम रहा हूँ, मुझे पूरा अनुभव है कि साइबर क्राइम के जो हॉटस्पॉट है उसमें अलवर एक ज़िला है
और देश के 4-5 जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल हॉटस्पॉट हैं उसमें अलवर का नाम है। मेरा प्रथम उद्देश्य इस ज़िले में रहने का ही रहेगा कि इस हॉटस्पॉट से हम लोग अलवर ज़िले का जो बदनामी हो रही है, जो नेगेटिविटी है अलवर ज़िले के, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है, वो निकले, उसको लेकर के मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हॉटस्पॉट से बाहर निकालना ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए जो भी स्टेप हमने लिए हैं पूरा वहद स्टडी करके, सीनियर ऑफिसर से मीटिंग करके, उन्हीं से सुझाव लेकर के, और जो मेरा अनुभव है उसके बेस पे हमने एसओपी भी जारी की है, जिससे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी हम लोग ट्रेन करें। और उसके अलावा जो नई नई समस्याएं आ रही हैं उसके संदर्भ में भी उच्च स्तर पे हम जहां एक और जनता की सेवा और सुरक्षा में हर समय मुस्तैद रहने वाले पुलिसकर्मी अब खुद अपने परिवार और अपने जीवन को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे तो सरकारी सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल खेरली उप जिला अस्पताल में बने स्टाफ और डॉक्टर के क्वार्टर्स जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। तो वहीं अभी तक इस भवन को गिराया नहीं गया, जो कभी भी अस्पताल आने वाले जाने वाले राहगीर मरीजों को अपनी चपेट में लेकर नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दूसरी ओर खेरली पुलिस थाने में बने फैमिली क्वार्टर 4 साल से क्षतिग्रस्त घोषित हो चुके हैं, जिसके चलते पुलिसकर्मी किराए के मकान में रह रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों को सोने बैठने के लिए बनाए गए पुराने बैरकों में छतों से पानी टपकता रहा है। ब्लॉक में ज़्यादातर बिल्डिंगें हैं जो जर्जर थी, तो उनकी कंडीशन हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से श्रीमान एसडीएम साहब को भेज दिए हैं। और दो थे, एक तो अस्पताल की आवासीय बिल्डिंग है और एक पुलिस थाने की आवासीय बिल्डिंग है। पुलिस थाने की आवासीय बिल्डिंग तो 2021 में, जुलाई 2021 में। भरतपुर के रुदावल से खबर आपको बता रहे हैं। गुर्जर बलाई आंदोलन के धरने का आज चौथा दिन है। धरना स्थल पर पहुंची है बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत। विधायक ने लोगों से जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही है। गहरे गड्ढों को लेकर ग्रामीणों ने रोड पर टेंट लगा रखा है। सच बेधड़क ने धरने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो धरना स्थल पर पहुंची है विधायक ने लोगों से बातचीत की है। गुर्जर बलाई आंदोलन के धरने का आज चौथा दिन है। धरना स्थल पर पहुंची है बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत। विधायक ने जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही है। पर जो बयाना विधायक है डॉक्टर ऋतु बनावत, वो इस वक्त आ चुकी है। मैं उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया रही है उनकी। मैडम, आज धरने का चौथा दिन है और आज आप यहाँ पर पहुंची है और आपकी जिस तरह से फोन पर वार्ता हुई है, क्या कुछ मैसेज है ऊपर से? देखिए, अभी मेरी चीफ इंजीनियर जो है पीडब्ल्यूडी, उनसे मेरी बात हुई और धरने पे तो मैं आज आई हूँ, लेकिन 10 दिन पहले जो पीडब्ल्यूडी के एसीएस साहब है प्रवीण गुप्ता जी, उनसे मेरा मिलना हुआ था और मैंने एक लिस्ट जो विधानसभा क्षेत्र में रोड खराब है और एसडीआरएफ में या बजट में जो भी हमें मिल सकता है उसके लिए भी मैंने उनको बताया था, लिस्ट दी थी, जिसमें इस गुजर बुलाई जो ये सड़क है जिसकी हालत बहुत खराब है और लगातार मैं भी लंबे समय से देखते आ रही हूँ, तो मैंने इसको प्रायोरिटी पे दिया हुआ है। और यही बात मैं अभी पीडब्ल्यूडी जो अपने एसी साहब है उनसे, चीफ इंजीनियर साहब से उनसे हुई और उन्होंने बोला कि मैं एसी साहब को बोल रहा हूँ, उनके प्रपोजल तो मैं मंगा ही रहा हूँ और जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये भी कहा कि फंड रिलीज तो बाद में होगा, जब भी वो सैंक्शन हो जाएगी, लेकिन हम एट प्रेजेंट इनकी व्यवस्था क्या कर सकते हैं उस पर भी हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि लोग, बच्चों को भी आने जाने में परेशानी ज्यादा आ रही है, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ये स्थिति मेरे को फोन पे भी बताई थी और मैं बहुत पहले से गाँव से जुड़ी हुई, तो मेरे को स्थिति पता है। तो मैंने अभी बोला तो उन्होंने बोला कि जो वो बेस्ट कर सकते होंगे, जो व्यवस्था कर सकते होंगे टेम्पररी, वो करेंगे। और प्रपोजल वो एसी को बोल दिया, एक्शन को भी बोल रहे और प्रपोजल मां मंगवा रहे हैं जब। और अभी जिला कलेक्टर भी आपके सामने में बात करने वाले, जिला कलेक्टर महोदय। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर ऋतु बनावत, बयाना से विधायक है, मौके पर पहुंची हैं, यहाँ पर आंदोलन स्थल है उसका भी जायजा लिया और कहीं ना कहीं मैडम का कहना है कि जिस तरह से उनका फोन पर वार्ता हुई है तो वहां से एक सकारात्मक मैसेज मिला है। कैमरामैन अनिल सिकरवार के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच बेधड़क, रुदावल। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। झालावाड़ के भवानी मंडी में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीबीएन सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्विफ्ट डिजायर कार में से 6.615 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है। इसके साथ ही 3 तस्करों को नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगे की जांच भी जारी है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर में पिछले दिनों पूनम नगर गांव में सरकारी स्कूल के जर्जर प्रवेश द्वार की चपेट में आने से मासूम की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उसी के तहत आज जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने ऐतिहासिक सोनार दुर्ग स्थित जर्जर मकानों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि आगामी दिनों में मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में बारिश की चेतावनी है और ऐसे में दुर्ग के जर्जर मकानों के ढहने की संभावना भी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद आयुक्त द्वारा किले के सभी मकानों का निरीक्षण किया जाकर मकान मालिकों को जल्द से जल्द इन जर्जर मकानों को उतारने के आदेश दिए गए हैं। नाम विमल कुमार गोपा है और पिछले 1156 में जब से जैसलमेर दुर्ग का निर्माण हुआ है तब से मेरा परिवार और मेरे परिवार के सभी सदस्य इसी दुर्ग में निवास करते हैं। तो मैं दुर्गवासी हूं और आज नगर परिषद आयुक्त लजपत जी जो है वो निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम के साथ आए थे। समय समय पे वो आते रहते हैं। तो पिछली बार जब वो आए थे तो 19 मकान जो है जर्जर अवस्था में थे और उसमें से जो है 10 मकान रिपेयर हो गए हैं। 9 मकान जो है वो अभी भी जर्जर स्थिति में जो हमने उनके संज्ञान में दे दिया है। अभी जो हाल ही में हादसा हुआ था उसको देखते हुए और उस पिछली बार भी नगर परिषद जैसलमेर ने पिछली बार भी जैसे हमने 18-19 मकान आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 3-4 मकान जो बहुत ही जर्जर थे हमने पिछली बार ही उतरवा दिए थे मकान और लोगों ने भी इसमें काफी सहयोग किया था। इस बार जैसे हमने आइडेंटिफाई 9 किए थे और आज 3 मकान। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। मुख्यालय से लेकर कई गांव चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से स्कूलों की छुट्टी है। तो वहीं बीसलपुर बांध से भी लगातार गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज है। बारिश के बाद बीसलपुर बांध के गेट खुल चुके हैं, तो वही बात करें टोंक जिले की तो सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। इस वक्त हम बनास नदी पर मौजूद हैं और बताना चाहूंगा बीसलपुर बांध के गेट खुलने के बाद पानी की लगातार निकासी की जा रही है। बात करें तो बीसलपुर बांध है उसके 3 गेटों को खोलकर लगातार निकासी की जा रही है। गेट नंबर 9, 10 और 11 लगातार निकासी की जा रही है। वहीं लगातार हो रही निकासी के बाद बीसलपुर बांध का जो नदी से पानी निकल रहा है उसको लेकर लोग आनंद लेने के लिए आए हैं। इस वक्त हम बनास पुलिया पर मौजूद है। कुछ लोग हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं उनसे जानकारी करते हैं। सर नाम बताए अपना। गणपत सिंह तंवर है। मैं निवाई से यहाँ घूमने के मकसद से आया हूँ और भगवान इंद्रदेव की मेहरबानी से अब की बार बीसलपुर जुलाई के महीने में ही अब तक जब से बांध बना है पहली बार जुलाई के महीने में छलका है और हम पूरी टीम निवाई के साथ हम यहाँ घूमने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान से यही दुआ है कि अच्छी बारिश हो रही है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इस बार बीसलपुर बांध ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई के माह में जलका है, पिछली बार सितंबर में। कैसा लगता है इस रिकॉर्ड को लेकर आप? बहुत अच्छा, पहली बार देखा है मैंने जो जुलाई के महीने में, क्योंकि मेरा गांव भी कुकड़मोर है पास में बीसलपुर के नजदीक है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं था कि जुलाई के महीने में चलका हो। ज्यादातर अगस्त और सितंबर के महीने में ये बढ़ता है। बड़ा मनमोहक लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है देख के पानी को। चारों तरफ पानी पानी हो रहा है और देख के मतलब मन रोमांचित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए इन दिनों लगातार पानी का लगातार निकासी की जा रही है, कई जगह हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर किस तरह की अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहेंगे कि लोग आनंद ही लें, बाकी उसमें इतना मशगूल नहीं हो कि अपना स्वास्थ्य या अपनी सुरक्षा भूल जाए। पानी को देख करके बचना भी चाहिए, अपने आप का बचाव रखना चाहिए। जुलाई महीने में पहले बार, इतने वर्षों में पहले बार जुलाई के अंदर ये बनास चली है और ऐसा नज़ारा पहले बार देखा है। कभी जुलाई के माह में ऐसा नज़ारा नहीं देखा और जितनी बारिश हुई है बहुत ही अच्छी हुई है, जितना देखने के लायक मिला है। बिल्कुल इंद्रदेव मेहरमान है। लगातार हो रहे इंद्रदेव मेहरमानी को लेकर जो गेट है वो बीसलपुर के जुलाई के माह में खुले हैं। वही बात करें तो लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ का दृश्य को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। बात करें कुछ युवा भी है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सच बेहतर कि यही अपील करता है कि पानी में बहाव और सुरक्षित स्थान पर रहें। लगातार जिला प्रशासन द्वारा भी यही एडवाइजरी की जा रही है। कजोड़ गुजर ससवे धड़क।
और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस विशेष टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। शहर स्थित रेलवे स्टेशन के पास 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 2 तस्करों के पास से 350 ग्राम से भी अधिक एमडी बरामद की गई है। जब्त एमडी की करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर शहर के एनीबी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने खुद को फाइनेंस कंपनी में अधिकारी बताते हुए पीड़िता से संपर्क किया और उसे लोन दिलवाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शुक्रवार को आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बांसवाड़ा शहर के शास्त्री नगर 100 फीट रोड पर आवासन मंडल की ओर से बनाए गए मकान महज कुछ माह में ही रहने लायक ही नहीं बचे हैं। ये आरोप है रामलाल यादव का, जिन्होंने कुछ माह पूर्व शास्त्री नगर 100 फीट पर 22 लाख रुपए में आवासीय मंडल से मकान खरीदा था। उन्होंने बताया कि मकान की दीवारों में दरारें, सीलन और छतों से गिरता प्लास्टर और टपकता हुआ पानी आम जन की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, रामलाल यादव ने आगे कहा कि घटिया सामग्री से मकान बनाकर खरीदारों से मोटी रकम लेकर घटिया निर्माण से बना भवन थमा दिया जाता है। आवासीय मंडल कार्यालय फिलहाल उदयपुर शिफ्ट होने से अब शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मकान मालिकों ने अधिकारियों से इस मामले में जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है। मुझे पड़ा था और इसका प्लास्टर सारा उठ रहा है और जगह जगह से गिर रहा है और ये मकान कभी भी गिर सकता है, ऐसा स्थिति है। ये कार्यालय परियोजना आवासन मंडल के सामने ही जस्ट है और कई बार हमने कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। क्या डूंगरपुर है उनके ऑफिस, वहां हमने बात की, उदयपुर बात की, लेकिन किसी ने भी वो कहता देख लेंगे, आ जाएगा, देख लेकर कर देंगे, लेकिन कोई नहीं हुआ। ऊपर जो 2-3 बातें। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। पदमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश के चलते बिगड़ने लगे हालात। पदमपुर सीएचसी की छतों से बारिश का पानी टपकने लगा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कहीं पड़ ना जाए भारी। गत दिनों एसडीएम ने किया था सीएचसी का निरीक्षण, लेकिन नहीं हुई सुचारू रूप से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं। लगातार देर रात से बारिश का दौर चल रहा है। डीएम डॉक्टर मंजू ने 2 दिनों की स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अगर लगातार बारिश हुई तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और दोस्तों, बात करेंगे बारिश को लेकर श्री गंगानगर जिले के हालात किस तरह से है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री गंगानगर के जिले के अंदर संपूर्ण जिले की अगर बात करें तो देर रात से बारिश के हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। बात अगर पदमपुर की करें तो पदमपुर के अंदर भी लगातार है वो बारिश है, रुक रुक कर जारी है। पदमपुर के अलावा अन्य भी जो जिले की मंडियां सभी में बारिश के हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। और बात अगर पदमपुर सीएससी की करें तो ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही हैं ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर पदमपुर की सीएससी खुद बीमार नजर आ रही है और किस तरह से छतें हैं वो टपक रही हैं और पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। तो मतलब साफ है कि जो प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था जो की थी वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नजर नहीं आ रही है। हालांकि पदमपुर के उपखंड अधिकारी अजीत गोदारा ने कुछ दिन पहले पदमपुर सीएससी का दौरा किया तो उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करवाया था, मगर फिलहाल की अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो वो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। और श्री गंगानगर जिला कलेक्टर की बात करें तो जिला कलेक्टर ने लगातार 2 दिनों की स्कूलों के अंदर छुट्टियां घोषित कर दी हैं भारी बारिश को देखते हुए। और गंगानगर शहर के हालातों की बात करें तो जो नगर परिषद ने जो दावे किए थे शहर के अंदर, वो दावे कहीं ना कहीं अब खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर भर के अंदर स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे हो रही है। अगर कल भी अगर इसी तरह से ही अगर बारिश है वो जारी रहती है तो निश्चित है प्रशासन को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, या तो कोई सेना से मदद लेनी पड़ेगी जैसा कि पिछली बार हमें देखने को मिला था। अब हालात ये हैं कि आगे प्रशासन किस तरह से इस बारिश के जो दौर से है वो निपटता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं श्री गंगानगर से राजकुमार।